हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी वॉइस काफ़ी हद तक ख़राब हो रही है। थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ थे, इस वजह से क्लासेस बीच में हमने स्टॉप कर दी थी, बट अब कंटिन्यू हो गई है। ठीक है। सो हमारी जो लास्ट यूनिट रुकी थी वो थी फर्स्ट यूनिट, हमने कंप्लीट कर ली थी और अब सेकेंड यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सेकेंड यूनिट में आपको प्रस्तुति प्रक्रिया, आलेख का चयन, अभिनेताओं का चयन, दृश्य परिकल्पना पढ़नी है। प्रस्तुति प्रक्रिया क्या होती है, पहले ये समझो। किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, उसका पूरा प्रोसेस, कि किसी चीज़ को हमें डिस्क्राइब करना है, दिखाना है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। आलेख के अंदर, अभिनेताओं के अंदर, दृश्य परिकल्पनाओं के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटकों को पढ़ेंगे। सो मेरी वॉइस काफ़ी ख़राब है। आप लोगों को अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो कृपया करके मुझसे पूछ लेना। कभी आप बीच में इसको स्टॉप कर दो और बोलो कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आया था, ये चीज़ गलत हो जाएगी। बेटा पूछ लेना, ठीक है। प्रस्तुति प्रक्रिया, आलेख का चयन, अभिनेताओं का चयन, दृश्य परिकल्पना। देखो, इसको जो है हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन मैंने ये देखा कि चैप्टर बहुत इजी और बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में नहीं, एक ही क्लिप में पढ़ेंगे, एक ही क्लास में पढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे कि व्हाट इज़ प्रस्तुति प्रक्रिया। सबसे पहले आता है हमारा प्रस्तावना। नाटक चूंकि दृश्य काव्य है, प्रस्तुति प्रक्रिया केवल नाटककार के लिए ही नहीं बल्कि रंग निर्देशक, दर्शक, अभिनेता आदि के लिए एक ऐसा तत्व है जिसका आधार लेकर ये सभी अंग नाटक क्रिया को सार्थकता प्रदान करते हैं। नाटक का समग्र रूप से आस्वादन मंचीय प्रस्तुतिकरण के बाद ही संभव होता है। मतलब इन्होंने यहाँ ये बताया है कि नाटक जो होता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ इन द सेंस, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, दिखाने के लिए, उस सब के लिए। सिर्फ नाटककार के लिए ही वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बल्कि हमारे निर्देशक है, दर्शक है, एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। नाट्य लेख को रंगमंच तक पहुंचाने की प्रक्रिया रचनात्मक भी है, जटिल और दिलचस्प भी है। इस प्रस्तुति प्रक्रिया में निर्देशक, अभिनेता और प्रेक्षक सहकर्मी की निर्णात्मक भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुति प्रक्रिया के माध्यम से ही नाटक ज़्यादा जीवंत और सृजनात्मक बनता है। मतलब ये कि जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास सिनेमा वाला सब्जेक्ट हो तो मैंने उसमें बताया था कि कैमरे की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। अब आपको अगर कुछ दिखाना है, मैं यहाँ पर कुछ दिखा रही हूँ आपको, तो वो कैमरे की हेल्प से ही तो दिखा रही हूँ ना, ऐसे थोड़ी दिखा रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए सैम्पल्स के, डेमो के वीडियो बनाती हूँ कि हाँ बच्चों को ऐसे लिखना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सब कुछ कैमरे से रिकॉर्ड होता है, उसके बाद आपको जाकर दिखाया जाता है। तो कैमरे की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे ही यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए हमारे नाट्यकार, नाट्य लेखन में अभिनेता, हमारे अभिनेता है, नाट्यकार है और निर्देशक है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। नाट्य कृति का चुनाव। नाट्य कृति का चुनाव रंग प्रस्तुति प्रक्रिया का पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसको केंद्रित कर संपूर्ण रंग प्रक्रिया का ताना बाना तैयार किया जाता है। इसके अभिप्राय का संपूर्ण करना संपूर्ण प्रस्तुति का लक्ष्य भी होता है। नाट्य कृति का चुनाव गंभीरता पूर्वक किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य ऐसे नाटक से है जो नाटक खेलने वालों को सृजन और संतोष दे और दर्शकों को बांध सके और उनकी कलात्मक रुचि को संतुष्टि दे सके, साथ ही कलात्मक के स्तर को भी बनाए रख सके। कमजोर और रंग कला की दृष्टि से ढीली कृति परिश्रम और आशा के अनुकूल परिणाम न दे सकेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अब आपको बताऊं, मुगले आजम का गाना ले लेते हैं, प्यार किया तो डरना क्या। उसको अगर आपने कलर वाले गाने को देखा है, ब्लैक एंड वाइट को नहीं बोल रही मैं, कलर वाले को देखा है, तो कलर कॉम्बिनेशन आप देखोगे उन्होंने कितने ज़बरदस्त डाल रखे हैं। वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है। अनारकली को ऐसा रंग का सूट पहना दिया है, हमारे सलीम में ऐसे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, बादशाह अकबर अलग ही लग रहे हैं कि हाँ वो बादशाह है, तो वो अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है। अगर हम आज के टाइम का एग्जाम्पल लें, आप गाने बहुत ज़्यादा सुनते होंगे बच्चे, इस टाइम पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम नूरा फतेही के गाने लें तो उसका जो कॉम्बिनेशन रखा जाता है गानों का, हमेशा नोट करना, रेड और गोल्डन कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा रखा जाता है उसके गानों में। एक वो चीज़ उसकी पहचान और उसको अट्रैक्ट
अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि गाने को गोल्डन और रेड की मदद से बहुत अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, देखा जा सकता है, लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पर ये वो चीज़ बताई जा रही है बेसिकली, और कोई बात नहीं है, ठीक है। ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि आप नाटक क्यों करना चाहते हैं। क्या मात्र दर्शक का मनोरंजन करना आपका लक्ष्य है, या फिर कोई सार्थक अनुभूति या फिर संदेश संप्रेषित करना चाहते हैं, अथवा कोई नया प्रयोग करना आपका लक्ष्य है। ये ध्यान रहे कि दर्शकों को बांधने की सामर्थ्य तो कृति में मनोरंजन से ही संभव है। क्यों हम ऋतिक रोशन के गानों को देखना पसंद करते हैं? वर्ल्ड बेस्ट डांसर है इसलिए। टाइगर श्रॉफ के गानों में डांस स्टेप बहुत ज़बरदस्त होते हैं, वो भी वर्ल्ड बेस्ट डांसर है, ठीक है। रेमो डिसूजा है हमारे, या फिर एक और है उनका नाम, हाँ, प्रभु देवा शायद उनका नाम यही है, वो है। तो इनका जो है, इन सब के ये चीज़ हम अट्रैक्ट करने के लिए उनके हमें लगता है कि हाँ इनका ही देखना चाहिए, इनके डांस स्टेप बहुत कमाल के होते हैं। तो ऐसे इनको देखने के लिए अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि उनका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। आपका इन द सेंस उन लोगों का उनका लक्ष्य ये है कि हमें अट्रैक्ट करना, हमें ये दिखाना कि हाँ एक नया सॉन्ग आया है, उसको वायरल करना वगैरह वगैरह। तो ये वो चीज़ है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये भी चीज़ को बता दो कि नाटक करना तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी आदत है, या लोगों का मनोरंजन करने के लिए है, या फिर तुम्हारी पसंद है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला, मुखर संदेश न होकर जीवन को देखने की दृष्टि दे सके, इस संभावना को खोज लेना चाहिए ताकि मनोनुकूल प्रभाव उत्पन्न हो सकेगा। यदि रंग कर्मियों का लक्ष्य नया प्रयोग करना है तो भी दर्शकों की रुचि, रुझान, सामर्थ्य और संस्कारों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये वाली चीज़ कि गाना हिट करने के लिए, कोई भी मूवी हिट करने के लिए इंसान को पर्सपेक्टिव सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, किसका? जनता का, क्योंकि देख तो हम ही लोग रहे ना, और कौन देख रहा है। तो जी ये चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भाई उसके गानों में गोल्डन और रेड का कॉम्बिनेशन हमेशा होता है, मैक्सिमम गानों में तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ भाई क्यों रखी जाती है? इसलिए रखी जाती है ताकि लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। लोग ज़्यादातर गानों में गाने इन द सेंस पार्टीज़ में, शादियों में, फैमिली गैदरिंग है, फ्रेंड्स पार्टी है, कुछ है, उसमें वो गाने बजाने पसंद करते हैं, क्योंकि जो थीम होती है ना, जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, वो उसके गानों जैसा ही होता है उस टाइम पे, इस वजह से। तो यहाँ पर ही वो बात बताई जा रही है। गंभीरतापूर्वक विचार मंथन के बाद ही इस दिशा में कदम बढ़ाना उचित होगा। ये भी देखना चाहिए कि आप किस तरह का नाटक खेलना चाहते हैं, उसकी प्रस्तुति की सामर्थ्य आप में है या नहीं है। अगर आप कथानक प्रधान कृति उठा रहे हैं तो देखिए कि उसमें कथानक या खंडात्मक नाट्य स्थितियों में कार्यान्वयन संबंध तात्सम्य है या नहीं। ये जो पॉइंट्स है स्टूडेंट, ये पॉइंट्स आप पढ़ लेना। इन पॉइंट्स को मैं समझाती हूँ क्या है ये। देखो, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले ये समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुगले आजम जो थी मूवी, टोटल 16 साल में बनकर तैयार हुई थी, कुछ परेशानियों का सामना करते हुए। आधी फिल्म तो बिना अनारकली के ही बनी थी, अनारकली को बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। अब ये वाली चीज़ कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों मैं मुगले आजम का ही एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, उसका रीज़न है हमारे बादशाह। बादशाह के लिए हर वो बादशाहत वाली चीज़ों को रखा गया जिससे वो अपने आप को बादशाह समझकर बादशाह की एक्टिंग करे। सलीम को सलीम का एहसास दिलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। अनारकली को बताया गया कि हु इज़ अनारकली, भाई तुम्हें जो हो, तुम्हें वो ही रिएक्ट करना है, तुम्हें वो ही दिखाना है कि हाँ मैं एक अनारकली का रूप निभा रही हूँ, उसका एक्टिंग कर रही हूँ, वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट में इन्होंने बोला कि सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ये नहीं कि आपको हंसी का रोल दे दिया जाए और आप रोने का ज़्यादा बेहतर कर सको, है ना, वो वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि उसके लिए आपकी थीम कैसी हो। अब थीम तो यहाँ पर भाई कॉम्बिनेशन तो रखना पड़ेगा ना। अब हीरो हीरोइन को ले रहे हैं, बहुत सारे गानों में आपने नोट किया होगा, हीरो हीरोइन का जब कलर कॉम्बिनेशन लिया जाता है कपड़ों का, हीरो की अगर जैकेट ब्लैक होगी तो हीरोइन के पूरे कपड़े ब्लैक रखे जाते हैं, या हीरोइन की ब्लैक होगी तो हीरो की पैंट है, शर्ट है, कोई एक ब्लैक रखी जाती है। तो वो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो वो यहाँ पर सिर्फ यही वाली चीज़ बोली जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाट्य कृति का अर्थ निर्धारण, पाठ और मानसिक तैयारी। देखो, नाट्य कृति का मतलब क्या है। नाटककार रंग परिकल्पना का जन्मदाता है। रंग परिकल्पना का जन्मदाता है। रंग परिकल्पना, रंग के बारे में सोचना, नाटककार ही रंग परिकल्पना का एक तरीके से
सॉरी वर्ड्स को थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है, वो जुकाम की वजह से हो रहा है स्टूडेंट, सॉरी। ठीक है, तो मतलब इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि रंग परिकल्पना क्या होती है, रंगों का चुनाव। अब रंगों का चुनाव एग्जाम्पल मैंने आपको 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया है नोरा फतेही के सॉन्ग्स का। अब वो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, भाई आप हो इस जनरेशन के बच्चे, अगर मैं आपको पुराने ज़माने में लेके जाऊँगी तो आप वीडियो को सुनोगे नहीं या स्किप कर दोगे। ठीक है, नोरा की बात आ रही है तो सब रुकेंगे, लड़कियाँ भी लड़के भी। खैर, तो परिकल्पना, रंग परिकल्पना का चुनाव करना ही नाटककार का एक सबसे बड़ा, एक मतलब फादर कह सकते हैं उसको, ये है। उसे प्रस्तुति प्रक्रिया में शामिल करना लाभप्रद रहेगा। प्रस्तुति प्रक्रिया, किसी चीज़ को प्रकट करना। अब भाई मैं ये बोलूँगी कि भाई मुझे मुझे हीरोइन के बेस पर ले लो। अब डायरेक्टर तो ये बोलेगा ना कि पहले हीरोइन वाली एक्टिंग तो करके दिखा दे भाई, तभी तो लूँगा, है ना। तो अब जब तक मैं उसको एक्टिंग प्रस्तुत करके नहीं दिखाऊंगी कि हु इज़ निक्की मैम, तब तक वो नहीं लेगा मुझे, वो चूज़ ही नहीं करेगा, मेरी एक्टिंग के बेस पर ही तो लेगा मुझे। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। नाटककार किसी नाट्य दल का सदस्य है अथवा स्थानीय व्यक्ति है तो इसकी संभावना अधिक रहती है। हमारे देश में धीरे धीरे नाटककार और निर्देशक के बीच सहयोग की स्थिति बनती जा रही है। लक्ष्मी नारायण लाल अपने नाटकों की प्रस्तुतियों में भाग लेते हैं। भीष्म सहानी का अपना नाट्य दल है प्रयोग। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस की प्रस्तुति प्रक्रिया में मोहन राकेश की भागीदारी सर्वविदित है। ठीक है, ये लाइन्स आपको याद करनी है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे ये बोल रहे हैं कि ये समर्थ निर्देशक के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। नाटककार की सहमति और उसकी रंग परिकल्पना को समझने में सहायक बनने के लिए यदि लेखक को आमंत्रित किया जाता है तो वह सहर्ष तैयार हो जाएगा, किंतु बार बार परिवर्तन की मांग से नाटककार और निर्देशक के बीच अनावश्यक तनाव ही बढ़ता रहेगा। क्यों ऐसा होता है कि भाई डिटेक्टिव्स को ज़्यादातर सिंपल वे में और सिंपल कपड़ों में दिखाया जाता है? क्यों ऐसा होता है हम शादी में इतना सज धज कर जाते हैं, आप दिनों में इतना सजते क्यों नहीं है? हाँ, बहुत से लोग सजते हैं लेकिन बहुत कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड। लेकिन क्यों ऐसा होता है? वो एग्जाम्पल होता है हमारा कि हम किस सिचुएशन में कहाँ कब कैसे जा रहे हैं। वही सेम इन्होंने बोला है, लेखक का और नाट्यकार जो है हमारा, दोनों का कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि उनको उनके रोल के हिसाब से ढलना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमारा रोल क्या है और हमें क्या चीज़ों को पहनना है। ठीक है, अब जो है ये है कि प्रस्तुति प्रक्रिया के चरण। नाटक का अध्ययन है सबसे पहला, नाटक का अध्ययन। नाटक का, इसको बहुत नॉर्मल अल्फाजों में आपको मैं समझाती हूँ, ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। नाटक का अध्ययन मतलब मुझे रोल करना है निक्की मैम का, मुझे बच्चों को पढ़ाकर दिखाना है, मेरी शूटिंग होगी। अब नाटक का अध्ययन मुझे पता लग गया भाई क्या है, मेरा रोल है पढ़ाने का। एक कॉलेज में मैं पढ़ा रही हूँ और वो फिल्म में सीन में डलना है कि हाँ टीचर एक पढ़ा रही थी वहाँ खड़ी हुई। अब वो कि अध्ययन में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूंगी कि भाई ऐसे मुझे पढ़ाना है, बीच में स्टूडेंट्स मुझसे ऐसा बोलेंगे, मैं उनको ऐसे रिप्लाई करूँगी, ये होगा वो होगा। ये होता है हमारा नाटक का अध्ययन। दूसरा है उसकी प्रस्तुति प्रक्रिया के विषय में चिंतन। अब उसकी प्रस्तुति प्रक्रिया, भाई मुझे चिंतन हो गया है, मुझे चिंता है कि मैं अपने आप को प्रस्तुत कैसे करूँगी। सामने मेरे कैमरा है, 1000 लोग खड़े हुए हैं, डायरेक्टर है, इतने बच्चे बैठे हुए हैं और सिर्फ मुझे ही शूट किया जा रहा है स्पेशली। तो ये मेरे लिए एक जो चिंता का विषय बन चुका है बहुत ज़्यादा। तो मेरा प्रस्तुति प्रक्रिया के विषय में चिंता क्या है, यहाँ पर मुझे उसको दिखाना है। ठीक है, बस ये दोनों है। अब आ जाओ पात्रों का चयन। पात्रों का चयन हमेशा से, अगेन मैं बोलूँगी वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बोली कि अगर वो रोने की एक्टिंग अच्छी कर सकता है और आपने उसको हंसने में डाल दिया तो वो बेकार एक्टिंग करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा अच्छी एक्टिंग। किसी भी भूमिका में अभिनेता का चुनाव महत्वपूर्ण कार्य है, इसी पर नाटक की नियति निर्धारित होती है। पूरी फिल्म हीरो पर, हीरोइन पर डिपेंड करती है। क्यों करती है? उनकी एक्टिंग पर। क्यों मूवीज़ हिट हो जाती है, क्यों मूवीज़ पिट जाती है? भाई वो एक्टिंग के हिसाब से हीरो हीरोइन ढल पाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए ये वाली चीज़ बोली गई है। निर्देशक की बारीकियों की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिलेगा। नाटककार का मत्यंत को उभारना ही कठिन हो जाता है, उसके परे के अर्थ के को खोज पाना तो असंभव ही है। पात्रों के चुनाव पर नाटक की असफलता और सफलता काफ़ी सीमा तक निर्भर करती है। ठीक है, पात्रों के चुनाव पर नाटक की असफलता होगी या सफलता होगी, ये बहुत बड़ी बात होती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल,
कि मैंने अभी आपको मुगले आजम का एग्जाम्पल दिया 2 बार, उसमें न्यूटन को या फिर हमारी मधुबाला को अनारकली चूज़ किया जा रहा था। न्यूटन को हो सकता है, न्यूटन को किया जाता तो आज तक वो मूवी इतनी हिट नहीं हो पाती जितना मधुबाला की वजह से हो पाई है ना? तो वो वाली चीज़ कि पात्र का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल पूरे नाटक को फेमस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा पूर्वाभ्यास या रिहर्सल। रिहर्सल किसी भी चीज़, अब आप स्कूल टाइम, अभी स्कूल से निकल कर आए हो, नए नए बच्चे हो आप लोग, तो आप लोगों ने अपने स्कूल के फंक्शन में देखा होगा, फंक्शन होने से पहले रिहर्सल्स होती है, ठीक है, पूर्वाभ्यास होते हैं, प्रैक्टिस की जाती है, सब कुछ होता है। तो पात्रों के लिए वो सब करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फिल्म की एक्टिंग के लिए आप बहुत सारे एक्टर्स का, रणवीर सिंह का है, अक्षय कुमार का है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका आप सुनोगे खुद के इंटरव्यू में कि मैंने इतने इतने घंटे खड़े होकर शीशे के सामने प्रैक्टिस करी ताकि मैं अच्छे से बोल पाऊँ। तो वो होती है रिहर्सल, अभ्यास, कि 5-6 घंटे तक अपने आप को प्रिपेयर करना। क्यों आप उनकी फिल्मों में एक ऐसी रियलिस्टिक एक्टिंग देख पाते हो जो वो करते हैं, इसलिए ही देख पाते हो कि वो 5-5 6-6 घंटे खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं, ना कि ऐसे उठ कर आए और उन्होंने काम कर दिया, ठीक है। ये वाली चीज़ है कि पूर्वाभ्यास के समय में संपादन, परिचर्चा, भूमिका निर्धारण, प्रस्तुति और निर्माण से जुड़े काम, किसी चरित्र विशेष को मांझने में अलग से दिए गए समय, चाय पानी और मध्यांतर पर लगाया गया समय शामिल नहीं होता है। एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के टाइम पे इन्होंने कहा है कोई भी एक्स्ट्रा टाइम इंक्लूड नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कब किस दृश्य पर कितना समय लगाना है, कब ब्लॉकिंग करनी है, कब रन थ्रू करना है, कब कट करना है, कब क्या करना है, वो सब हमारे पात्र पर डिपेंड करता है। पात्र जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा। पूर्वाभ्यास का पहला चरण, ठीक है, पहले चरण में बोलते हैं कि निर्देशक तय करता है कि कौन सी पद्धति कहाँ पर होगी। वह खुद सारी कृति का पाठ अभिनेता को सुनना चाहता है और अभिनेता द्वारा उसका वाचन करवाना चाहता है। इस दृष्टि से रिहर्सल का पहला दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अभिनेता को नाटक की एक एक प्रति मिल जानी चाहिए और निर्देशक नाट्य पाठ का आरंभ करने से पहले उसका स्वरूप, पात्रों के चरित्र, नाटककार के अभिप्राय और अपनी प्रस्तुति में संप्रेषित होने वाले अर्थ के विषय में अभिनेताओं को बताए। ये नाट्य स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है, तभी अपने पात्रों के साथ अभिनेताओं का तादात्म्य स्थापित हो सकेगा। मतलब ये वाली चीज़ इन्होंने बताई है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग एक, अब क्यों ऐसा क्यों दिखाया जाता है, बहुत बार आपने रीमेकिंग में सब में देखा होगा, रीमेकिंग नहीं मतलब ये जो हो रहा होता है सारे रिहर्सल वगैरह, इस सब में देखा होगा कि एक सीन को 10-10 बार कट करके लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? पागल है वो, उनके पास और कोई काम नहीं है? नहीं, मूवी को अच्छा दिखाने के लिए कि पहले उन्होंने बोला शाबाश, वो अच्छा नहीं आया, डायरेक्टर ने बोला कट दोबारा करो, वो उनकी ज़िंदगी गुजर रही है शाबाश बोलने में, लेकिन भाई वो तो करेंगे, करना है तो करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो पहले चरण में हमारा ये चीज़ रखी गई कि सबसे पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद 5-6 घंटे तक लगातार रिहर्सल करवाई जाती है, तब जाकर एक मूवी का ढंग का हीरो हीरोइन निकल पाते हैं। दूसरा चरण, अभिनेता जितनी जल्दी स्क्रिप्ट अपने हाथ में लेना बंद कर देता है और खुद खुद अपने उससे बोलने लगता है अपने सारे टॉपिक्स, वो होता है हमारा दूसरा चरण। कि उनने स्क्रिप्ट को रख दिया और अब मूवी में तो स्क्रिप्ट को हाथ में लेके नहीं बोलेगा ना, ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट को रख दिया और अब बिना देखे वो बोल रहा है, तो ये हमारे दूसरे चरण में रखा जाता है। उसके अलावा तीसरा चरण आता है, नाटक धीरे धीरे उभरने लगता है, संवाद, गतियाँ, कार्य, व्यापार सब अपने अपने चीज़ें बढ़ने लगते हैं और एक्टर को आदत होने लगती है, ठीक है। एक फिल्म को बनने में पूरा 1 साल लगता है, तो बहुत सारे अंश सजीव लाने लगते हैं, यही निर्देशक देखना चाहता है और वो समझ जाता है कि हाँ, अभिनेता बहुत सारी चीज़ों में अब यहाँ पर सुकून से ढल चुका है और अब शूटिंग को और भी अच्छे ढंग से किया जा सकता है। आरंभ के 15 मिनटों की शुरुआत आक्रामक होनी चाहिए। निर्देशक देखे कि नाटक आरंभ होने के 15 मिनट में दर्शक सांस रोककर बैठ रहा है, मतलब एक सस्पेंस बना है कि यार अब क्या होगा क्या होगा, यहाँ पर ये वाली चीज़ होनी चाहिए। संवाद भावाभ्यंजक और चरित्र छाया की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने चाहिए। ऐसी कठिन वाली, एक मुश्किल वाली लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, या ज़्यादा इंग्लिश का भी यूज़ नहीं होना चाहिए कि जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो उस फिल्म को देखकर उठकर चले जाएं।
ऐसी मूवी होनी चाहिए जिसमें संवाद बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से हो और सबको सुनाई भी दे। ठीक है, ये सारी यहाँ पर यही वाली बात की गई है। चौथे चरण में इन्होंने बोला है निर्देशक अलग से समय निकाल कर विशेषज्ञों के साथ स्पेशली आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए, उसके अलावा उनकी ज्वेलरी, उनका मेकअप, उनकी रंग दीपन, दृश्य मन, डिज़ाइन, सब चीज़ों के बारे में बात करता है चौथे चरण में। ठीक है, पहले तो ऐसी होती है सारी चीज़ें। जस्ट लाइक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो कोई भी गाना, सॉन्ग जो आप सुनते हो वो पहले गवाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर एडिटिंग होती है, म्यूज़िक डाला जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन पहले एक हमारा सिंगर जो है उसको गाता है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एडिटिंग होती है। तो ये चौथा चरण हमारा वो होता है। ओके स्टूडेंट, सारांश मैंने आप लोगों को बता रखा है कैसे लिखना है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधे तौर पे अपने आंसर्स की लाइन्स उठा उठा कर लिखनी है और लास्ट में अपना पर्सपेक्टिव डालना है। सो स्टूडेंट, हमारा जो एक यूनिट 2 का जो चैप्टर 1 है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटक, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो या मेरी वॉइस की वजह से कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। अगेन वॉइस काफ़ी ख़राब है, सॉरी अगर आवाज़ बुरी लग रही हो तो, बट प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पेपर में टाइम बहुत कम है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।